प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25, 26, 27। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर आप लायबल हो गए, सेक्शन 22 के हिसाब से आप लायबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कब तक ले लेना है, ठीक है। अगर आप CTP हैं, NRTP हैं, मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक एप्लीकेशन दे देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, और डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने बैकएंड में किस तरह से प्रोसीड होता है आपका एप्लीकेशन, उसके बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला सवाल आया, वेयर एंड वाई व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आप कब अप्लाई करिएगा और कहाँ अप्लाई करिएगा। तो कहा गया, अगर आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, कहने का मतलब आपने एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लिया, चाहे सेक्शन 22 के हिसाब से या फिर आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 24 के हिसाब से, तो आपको हर उस स्टेट और यूटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वेयर, ठीक है, हर उस स्टेट और यूटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां आप इन विच ही इज सो लायबल। तो जब तक आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं कर रहे उस स्टेट या यूटी से, तब तक आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से सप्लाई करते हैं, आपका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 30 दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना है, समझ गए। तो 30 दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, समझ गए। अब आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी उस हर स्टेट यूटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ से वो सप्लाई करना चाह रहा है, एटलीस्ट 5 डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले कम से कम, 5 दिन पहले कम से कम, एटलीस्ट 5 डे प्रायर उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। वहाँ बिजनेस कमेंस करने से 5 दिन पहले, मान लीजिए एग्जीबिशन आपका, जैसे कि आज 7 तारीख है, आपका एग्जीबिशन 12 तारीख को है, 12 जुलाई से स्टार्ट है एग्जीबिशन, तो आपको मैक्सिमम टाइम जो रजिस्ट्रेशन लेने का है 7 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है, ठीक है। एवरी पर्सन हु मेक अ सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर। अब इसके बारे में हम लोगों ने एक और जगह पढ़ा था कि अगर टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स के केस में ध्यान होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में ये चीज़ था, तो कहा गया था नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, तो जो भी नियरेस्ट कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी है, अगर सप्लायर टेरिटोरियल वाटर में है तो, समझ गए। तो वही बोला, अगर आप टेरिटोरियल वाटर में है, मतलब 12 नॉटिकल माइल, इंडिया के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल पे अगर आप हैं, तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप सप्लायर हैं वहाँ पे, मान लेते हैं आपका यहाँ पर ऑयल रिग है, ठीक है, यहाँ से ऑयल निकालता है और फिर वो वहाँ से सप्लाई करता है और फिर अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो कहाँ रजिस्ट्रेशन लेगा। अब यहाँ जो है महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वो मान लेते हैं कि 9 नॉटिकल माइल है, ठीक है, और जो गुजरात का वहाँ से डिस्टेंस है वो 8 नॉटिकल माइल है, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ेगा, गुजरात में, समझ गए। इन द कोस्टल स्टेट वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस डेट से आप लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ से 30 दिन। सुगम सर्विस लिमिटेड इज engaged in taxable supply of service in Delhi. The turnover of Sugam Service Limited exceed 20 लाख on 1st November. अब 1st नवंबर को एक्सीड हो गया, तो उसको रजिस्ट्रेशन कब तक लेना है। इट इज़ लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बाई 1st दिसंबर इन दिल्ली, ठीक है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको हर स्टेट में लेना है अगर आप हर स्टेट से सप्लाई करते हैं तो। फॉर एग्जांपल, स्टेट ए में आपका यूनिट है, स्टेट बी में भी आपका यूनिट है, स्टेट सी में भी आपका यूनिट है,
तो एक बार अगर आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो आपको स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी इन तीनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जब तक कि सेक्शन 23 अप्लाई कहीं नहीं हो जाता है। ठीक है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब, अगर आप मान लेते हैं स्टेट बी से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हैं, तो फिर आपको स्टेट बी में रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर स्टेट ए और सी में आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो विद इन स्टेट भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट यूटी। आप चाहें तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डिक्लेयर कर सकते हैं उस यूनिट को, अगर सेम स्टेट में 2 यूनिट है तो, या चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं किया गया है। देखिए, मीठालाल एंड सन, अ सप्लायर इन महाराष्ट्र, हैज़ 3 ब्रांचेज इन मुंबई, पुणे, महाबलेश्वर। विद इन अ स्टेट 3 ब्रांच है उसका। मुंबई एंड पुणे ब्रांच आर एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गारमेंट एंड महाबलेश्वर ब्रांच एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सूद। अब अगर वो चाहे, कौन, मीठालाल और सन, आइदर इट कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्लेयरिंग 1 ब्रांच एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर 2 ब्रांच एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और अगर वो चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है मुंबई, पुणे, महाबलेश्वर के लिए एज सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस। In case Mithalal and Son opts to have separate registration for all its 3 branches and Mumbai branch sends some garment for sale to Pune branch, Mumbai branch must raise a tax invoice. क्या हो गया वो? स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई माना जाता है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है। और उस केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया गया था कि सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है ओपन मार्केट वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन है वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है 110% ऑफ द कॉस्ट, फोर्थ ऑप्शन है रेसिडुअल मेथड। उसके बाद उसमें ऑप्शन था कि अगर गुड एज सच सप्लाई हो रहा है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम द अनरिलेटेड कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। उसके बाद आपको ओपन मार्केट वैल्यू के लिए बताया गया था वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवाइस होगा अगर रेसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, तो फिर उसके हिसाब से आप लोग काम करिएगा। कंपोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट यूटी। ठीक है, अब कंपोजिशन लेवी में हमने पढ़ा था, अगर एक बार हमने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो हमें हर जितना भी यूनिट है मेरा, माने कि जो भी यूनिट जिस स्टेट में है या विद इन स्टेट भी है, उन सबको कंपोजिशन में ही आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एक यूनिट कंपोजिशन में हो, एक यूनिट रेगुलर स्कीम में हो। If a person is paying tax for one of his place of business under normal scheme, he cannot opt to pay tax under composition levy for another place of business. If one of the place of business of a registered person become eligible to pay tax under composition levy, all other registered place of business of said person would also become ineligible to pay tax under composition levy. Simple अर्थार्थ यही है कि सेम पैन के अंदर जितना भी यूनिट है उन सबको कंपोजिशन लेवी या तो ऑप्ट करना पड़ेगा या तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑप्ट इन, इफ एनी यूनिट्स फेल टू सेटिस्फाई द कंडीशन देन ऑल यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑप्ट आउट। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसमें तो सिंपल सा चीज़ है, आपका लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, आप लायबल भी नहीं है, न सेक्शन 22 न सेक्शन 24 कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी आपका इच्छा हुआ, आपको काफ़ी इच्छा, तो आखिर इच्छा तो नहीं होता है, बैंक वाले परेशान करते हैं। ठीक है, बैंक वाले कहते हैं रजिस्ट्रेशन लो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं रजिस्ट्रेशन लो, मतलब अब ऐसा बात है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो खैर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाता है TDS काटने के लिए। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि मजबूरी है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन लेना नहीं चाहता, 20 लाख से खासकर कम हो तब कंप्लायंस बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें, मार्केट में जाते ही GST मांगता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी अथॉरिटी हो या कोई बैंक भी हो, तो बोलता है GST रजिस्ट्रेशन लाइए, तो लेना पड़ता है।
अब 20 लाख का लिमिट मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत कम लिमिट है, पता नहीं किस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये सोचा है। मुझे तो आज तक 20 लाख का लिमिट सही में समझ में नहीं आया। कम से कम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का लिमिट तो मिनिमम होना चाहिए था। अब डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, जहां बताया था 3 चीज़। अगर एक पर्सन रजिस्टर्ड है विद इन अ स्टेट, तो अगर उसका कोई यूनिट है आउटसाइड द स्टेट, अब वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो यूनिट रजिस्टर्ड ना हो, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। दूसरा कहा था सेम स्टेट में अगर 2 यूनिट रजिस्टर्ड है अलग अलग, तो डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो आपको याद होगा डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एज इट इज़ अगर आपको ज़्यादा जानना होगा तो जाके चैप्टर 1 को देख लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, तो पैन चाहिए। पैन सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आपका GSTN का जो आपको नंबर मिलता है उसमें भी फर्स्ट डिजिट स्टेट कोड होता है, फिर आपका पैन नंबर होता है, और फिर 2-3 डिजिट और होता है लास्ट में, और आपका वही। तो मेनली आपका पैन नंबर देखिएगा, GSTN में हमेशा बीच में पैन नंबर ही आपका रहेगा। लेकिन एक NRTP है, अब वो क्या करे, तो उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, तो ऑब्वियस सा बात उसके पास हो सकता है इंडिया का पैन ना हो। अब पर्सन रिक्वायर्ड डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, अब जो टैक्स डिडक्टर है या टैक्स कलेक्टर है, ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास हो सकता है वो इन लीव ऑफ अ पैन, मैंने पैन के बिहाफ पे आपके पास टैक्स डिडक्शन में टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन इन कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। समझ गए, टैन नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यून किन के लिए है, यून क्या है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ अ यूनाइटेड नेशन UNO or any multilateral finance institution and organization as notified under the United Nations Privileges and Immunities Act 1947, consulate or embassy of a foreign country and any other person notified by commissioner is required to obtain यून from the GSTN portal। इन लोग को यून लेना पड़ता है, किनको, UNO का एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, इन सबको GSTN नहीं लेना है, यून लेना है। यून क्यों लेना है, यून लेना है ताकि वो रिफंड ऑफ टैक्स क्लेम कर सके। यून इज नीडेड फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय देम एंड फॉर सच अदर पर्पस एज मे बी नोटिफाइड। तो ये लोग क्या करते हैं, यून लेते हैं, क्योंकि इनको रिटर्न भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो भी सप्लाई करते हैं उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होता है, इनको यून लेना है। यून इसलिए लेना है कि जो भी ये परचेस करते हैं इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स, जिस पे इनपुट होता है ITC, वो ITC का रिफंड लेने के लिए इनको यून चाहिए, ठीक है। द यून ग्रांटेड वुड बी सेंट्रलाइज्ड यून, इट शैल बी एप्लीकेबल टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अ पर्सन हैविंग यून इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, थस इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब यून ये नहीं कि हर स्टेट वाइज यून होगा, यून जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा, एक ही यून से वो सारा चीज़ कर सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर मे अपॉन सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और आफ्टर फाइलिंग अप द सेट फॉर्म और आफ्टर रिसीविंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया assign a यून to a said person and issue a certificate in form GST RAG 06 within 3 working days from the date of submission of application। समझ गए, तो यून बेसिकली स्पेशल लोगों के लिए है, ठीक है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो हम जैसे गरीबों के लिए काम करने का दिखावा करती हैं, ठीक है।
अब एक होता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। सुओ मोटो मतलब अपने मन मर्जी से आपका प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कर देगा, ठीक है। उसको लगता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर देगा। ऐसा उसको कभी लगता नहीं है, लेकिन कभी उसको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो आपका रजिस्ट्रेशन अपने मन से वो कर देगा। कब? अगर उसने कोई सर्वे किया, कोई इंक्वायरी किया, इंस्पेक्शन किया या सर्च किया या कोई और भी प्रोसीडिंग जीएसटी एक्ट के अंदर, और उसको ऐसा लगता है कि आप लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो वो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा टेम्प्रोरी बेसिस पे और आपको ऑर्डर इशू करेगा। अब ये जो टेम्प्रोरी बेसिस पे इशू करेगा, उस केस में फिर आपके पास समय है कि आप उसका विरोध कर सकें, ठीक है। अब जिस पर्सन को टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन का कर दिया, उसके पास ऑप्शन है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल करे 90 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, और या तो अपील फाइल करें कि यार ये गलत है, ऑफिसर पागल हो गया है, ठीक है। अब ये जो केस 2 है, इसमें आपके पास 30 दिन का समय है और किसके पास जाना है आपको? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है, ठीक है। If the appellate authority uphold the liability to registration, application for registration shall be submitted within 30 days from the date of issuance of such order. आपको अपील करना है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ। आपने अपील किया कहाँ? अपीलेट अथॉरिटी में, और अपीलेट अथॉरिटी ने अगर ऑर्डर दे दिया, मैंने अपहोल्ड मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा उसी चीज़ को इसने भी कहा कि आप लायबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में फिर आपका जो 90 दिन नहीं 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन ऑर्डर के, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के, ठीक है। प्रोविजन रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन एंड इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट contain rule 9 and 10 shall mutandis apply to such application submitted by person granted temporary registration। मैंने बोला जो भी बाकी प्रोसीजर है वो एज इट इज सेम है सेक्शन 9 और 10 में जो है, ठीक है। तो ये जो 30 दिन था वो उसके लिए नहीं था कि 30 दिन में आपको अपीलेट अथॉरिटी जाना है, समझ गए। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका प्रोसीजर, ठीक है। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म जीएसटी REG 01। उसमें पार्ट क्या है? 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। लेकिन हाउएवर द प्रोसीजर सो लेट डाउन विल नॉट अप्लाई। ये जो अभी ऊपर प्रोसीजर पढ़ेंगे वो अप्लाई नहीं होगा। किन पर? NRTP पर, टैक्स डिडक्टर पर, टैक्स कलेक्टर पर, और OIDR सर्विसेज जो दे रहा है जिसका फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल मतलब टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ठीक है। उन पर ये अप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, प्रोसीजर है, कुछ सेपरेट नहीं है, वहाँ पर सिलेक्ट करने का है सिर्फ फॉर्म के अंदर, ठीक है। कि एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेना है कि एज अ टैक्स पेयर, एज अ टैक्स कलेक्टर, एज अ NRTP, ठीक है। अब इससे हमें एक चीज़ पता चला, अभी जो प्रोसीजर पढ़ेंगे वो लगभग सेम होगा CRTP के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपने यहाँ देखा तो NRTP को बोला एप्लीकेबल नहीं होगा रूल 8, 9, 10 जो भी ऊपर है, लेकिन CRTP का बात नहीं किया, कैजुअल रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय SEZ, हाँ ये एक चीज़ समझ लीजिए कि अब जो लोग IT के बारे में उतना नहीं जानते हैं उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, वो मदद करता है अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। और फैसिलिटेशन सेंटर कितना एलिजिबल है ये काम करने के लिए वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब SEZ के बारे में आते हैं तो पर्सन हैविंग यूनिट इन SEZ डेवलपर, person having a unit in SEZ, an SEZ developer will have to make a separate application for registration as distinct from its place of business located outside the SEZ in the same state। कहने का मतलब अगर एक स्टेट के अंदर SEZ का ये प्लेस है, मान लीजिए इसको SEZ नोटिफाइड किया गया है कि ये प्लेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उस पर्सन का अगर एक यूनिट यहाँ है और एक यूनिट यहाँ है तो उसको दोनों यूनिट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो एसईजेड के केस में भले विद इन स्टेट ये चीज़ है कि विद इन स्टेट हमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक यूनिट एसईजेड में है और एक यूनिट आउटसाइड द एसईजेड है तो उस केस में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Thus, there may be a case where two units of a taxpayer are located in same state duty, one in SEZ, another outside SEZ. In that case, separate registration have to be obtained for each of the two units as a separate place of business. समझ में आ गया? एग्जाम्पल दिया है जैसे कि सुवर्णा इंडस्ट्री इज engaged in manufacturing activity in Uttar Pradesh. It has two manufacturing units in UP, one in SEZ, another outside SEZ. अब विद इन अ स्टेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर एक यूनिट SEZ में है और एक यूनिट आउटसाइड द SEZ है तो उस केस में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कम से कम 2 रजिस्ट्रेशन, एक SEZ के लिए और एक आउटसाइड द SEZ यूनिट के लिए। ठीक है, अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी वही सेम चीज़ है, उसको भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, विद इन स्टेट है उसके बाद भी। ठीक है, चलिए आपको 1 सेकंड के लिए अगर रुकिएगा, देखिए जैसे यहाँ खुला ना न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ देखिए पूछेगा आपसे टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, NRTP, यूनाइटेड नेशन बॉडी, कंसल्टेंट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, याद आया, नॉन रेसिडेंट OIDR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है सब कुछ। तो यही मैं आपको सबसे बोल रहा था। और उसके बाद अगर आपको एज अ ISD एवरी पर्सन बीइंग अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर shall make a separate application for registration as such ISD. There is no threshold limit for registration for an ISD. ठीक है, a person who follow ISD mechanism is required to obtain a separate registration even though it may be otherwise registered in same state. Through the application shall be made in form GST RG01 only. An official of a person like marketing division, security division, etc. which receive common services getting consumed by different registered location may apply for separate ISD registration. ये भी सेम एसईजेड की तरह ही है, विद इन अ स्टेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर एक यूनिट ISD है और एक यूनिट नॉर्मल है तो ISD को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ गए? तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताया है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, अभी जो दिखा है वही पार्ट ए था। ठीक है, पार्ट ए को भरेंगे। जैसे ही पार्ट ए को भर देंगे हमें मिल जाएगा TRN, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। इस TRN को लेकर के हम क्या करेंगे, कॉमन पोर्टल पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे OTP के थ्रू। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। एक बार आपके पास TRN आ गया तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे TRN डालना है, इमेज में जो लिखा है 556418 प्रोसीड करना है, OTP जनरेट होगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पार्ट बी भरना है। पार्ट बी में आपको सारा चीज़ बताना है। ठीक है, कि आपका जुरिडिक्शन क्या है, आपका फ़ोटो अपलोड होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में बताना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर भरना है। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, आधार ऑथेंटिकेशन, समझ गए। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एन एक्नॉलेजमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड एस CRTP। लेकिन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको जो TRN मिलेगा किसके लिए, उसको बोला था ना पहले ही मैंने, उससे पहले पैसा जमा करना पड़ता है। तो जो भी एडवांस टैक्स है उसको जमा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उस डिपॉजिट का, और उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन भरेगा। तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन उसका सबमिट होगा।
एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन द प्रॉपर ऑफिसर, वो पार्ट 2 में देखना है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है प्रॉपर ऑफिसर का। अब ये पेज थोड़ा उल्टा हो गया है, रोटेट कैसे होगा, शायद रुक जाइए एक सेकंड, सीधा कर लेते हैं इसको। देखिए सीधा हो गया, प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन पहुंच गया। अगर उसको लगता है कि ऑर्डर में है, इफ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट साइट वेरिफिकेशन। अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया गया है तो, समझ गए। अगर registration is granted within 30 days of application after verification of site and prescribed document, ये किस केस में है, ये उस केस में है अगर पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको साइट पे जाना चाहिए तो, या पर्सन हु हैज़ अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन इज आइडेंटिफाई ऑन कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन। तो कहने का मतलब आपको टॉर्चर करने के लिए उसके पास 30 दिन है। ठीक है, 7 दिन वाला काम आजकल वो कर नहीं रहा। ठीक है, वो ज़्यादातर आपको बोलेगा, बोलता क्या है, जाना ही पड़ता है, मजबूरी हो गई है, गजब कर रखा उन लोगों ने, तो खैर छोड़ दो। प्रॉपर ऑफिसर का क्या स्थिति है, क्या काम करता है वो लोग भगवान जाने। तो 30 दिन का भी समय ले सकता है, तो ये मान के चलो, और किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसको कह दो कि 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देगा 30 दिन में, कुछ और चाहिए, समझ गए। वैसे तो आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद 7 दिन में सारा काम हो जाना चाहिए, यानी क्लैरिफिकेशन मांग ले, जो करना है कर ले, जमा करने के बाद एज इट इज प्रोसीड हो जाना चाहिए। तो अब अगर उसको लगता है कि ऑर्डर में नहीं है, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन हुआ हो ना हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर उसको लगता है कि ऑर्डर में नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर आपको क्लैरिफिकेशन देगा। क्लैरिफिकेशन में सेम वही चीज़ है, 7 वर्किंग डेज में आपको सबमिशन डेट के सबमिट करना है, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट। सॉरी, पहले यहाँ पे आ जाओ, वो आपको 7 वर्किंग डेज में देगा, और विद इन 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट। अगर ये 3 केस है तो आपको क्लैरिफिकेशन दे सकता है। ठीक है, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है तो आपका 7 दिन में देने का है, लेकिन अलग बात है कि वो 30 दिन ही करता है। वेयर अ पर्सन फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, उस केस में 30 दिन में आपको क्लैरिफिकेशन का नोटिस देगा। अगर उसको लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि आपका साइट वेरिफिकेशन करना है, उस केस में 30 दिन में आपको क्लैरिफिकेशन देगा। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन आपका हुआ है, ठीक है, लेकिन पोर्टल को लगता है कि वो जो भी उन लोग का पैरामीटर है उसके हिसाब से कि आपका साइट वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो 30 दिन में आपको क्लैरिफिकेशन देगा। ठीक है, अब क्लैरिफिकेशन इशू होने के बाद मेरे नोटिस जो आ गया क्लैरिफिकेशन का, आपके पास 7 दिन का समय है उस क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपना आंसर देने का। आंसर देने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो वो आपको 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, या आपने 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन फाइल नहीं किया, तो उस केस में वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अब समझने का बात क्या है कि ये बाई एक्ट है। ठीक है, बाकी प्रॉपर ऑफिसर का क्या काम है, वो 30 दिन का समय आजकल परेशान करने के लिए ले रहा है, समझ गए। तो उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डीम्ड अप्रूवल पर। ये डीम्ड अप्रूवल क्या है, तो बोला इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शन इन द फॉलोइंग केस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड इन केस अ पर्सन इज कवर्ड इन बी अबव। अब बी कौन सा था, अभी आपको देखा होगा आपने, ये रहा बी बी बी,
मतलब आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, साइड वेरिफिकेशन करना उसको लग रहा है करना चाहिए, या आधार ऑथेंटिकेशन किया था लेकिन जो पोर्टल है उसका जो भी पैरामीटर है उसके हिसाब से साइड वेरिफिकेशन के लिए आपका सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। उस केस में अगर 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन के बाद आपका डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा अगर आपको क्लैरिफिकेशन इशू नहीं किया गया। अगर आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है तो 7 दिन के बाद डीम्ड अप्रूवल मान जाएगा अगर क्लैरिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, ठीक है। और सी के केस में भी 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। अगर क्लैरिफिकेशन इशू हो गया है तो अगर मैंने क्लैरिफिकेशन फाइल कर दिया है और 7 दिन फिर ख़त्म हो गया है, मतलब मैंने क्लैरिफिकेशन फाइल कर दिया 7 दिन के अंदर, अब जिस दिन फाइल किया वहाँ से 7 दिन और पास हो चुका है और कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो उस केस में भी डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है, ठीक है। थस इन केस ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, अगर कोई सो कॉल्ड नोटिस इशू नहीं हुआ, मतलब क्लैरिफिकेशन इशू नहीं हुआ, तो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा 7 वर्किंग डेज में, ठीक है। लेकिन अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं ऑप्ट किया गया या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइड वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, या आधार ऑथेंटिकेशन फेल्स इन वैलिडेशन नहीं हो पाया, या SCN इज इशूड, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड विद इन 30 डेज बाय टैक्स ऑफिशियल, ठीक है। वही चीज SCN इशू नहीं हुआ तो फिर आपको मान लिया जाएगा कि 30 दिन में आपका डीम्ड अप्रूवल, ठीक है। तो वही सब चीज़ है लिखा हुआ सेम, 7 वर्किंग डेज 30 वर्किंग डेज का टाइम है उसके पास क्लैरिफिकेशन देने का। अब ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये इसके बारे में भी आपको बताया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको रहेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आप यस करिएगा, तो फिर आपको आधार नंबर डालना है, आपको OTP जाएगा, OTP फीड करना है और आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं करना है आधार ऑथेंटिकेशन, उनके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। ऐसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कौन पर्सन को करना है किस पर्सन को नहीं करना है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक का भी नया आया है, पायलट प्रोजेक्ट है जो गुजरात में लॉन्च हुआ है, वैसे पूरा इंडिया में लॉन्च करने का चल रहा है। आप जब जाते होंगे तो कभी कभी अगर आधार सेंटर गए होंगे तो आपका अंगूठा लगाता है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग को भी अंगूठा लगाने का मशीन खरीदना पड़े, ठीक है, वो रिचार्ज होता है। तो सरकार को पैसा कमाने का नया तरीका एक मिल चुका है कि अब वो मशीन लेके आएंगे जिस पर अंगूठा लगाओगे तो आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बाकी अपना रीड मार लेना, कोई खास नहीं है, कभी क्वेश्चन भी नहीं आता और इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भले इसमें इम्पोर्टेंट है, कौन पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन एग्जम्प्ट है आधार ऑथेंटिकेशन से, ठीक है। अब पर्सन सिटीजन नहीं है इंडिया का, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैचुटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यून, इन लोग को आधार ऑथेंटिकेशन का कोई जरूरत नहीं, समझ गए। अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ठीक है, पार्ट बी फिल हो गया, सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद आपके पास 45 दिन का समय है, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, नहीं तो आपका जो ID है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब आप कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर पाओगे, वो है बैंक अकाउंट ऐड करना, ठीक है, समझ गए। अब ये जो 45 दिन का समय है, ठीक है, इसमें देखोगे लिखा हुआ है इन शॉर्ट अ टैक्स पेयर हैज एन ओपिनियन टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। या तो अगर कोई रिटर्न का ड्यू डेट आ गया, ठीक है, तो उसके पहले भरना है, मतलब कि फर्स्ट रिटर्न के पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, या फिर 45 दिन के अंदर जो पहले हो जाए, ठीक है। पर ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है किन के लिए, TDS डिडक्टर के लिए, TCS कलेक्टर के लिए और सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का जिसका किया था, ठीक है, उनके लिए उनको बैंक फर्निश करना है एप्लीकेशन के टाइम ही, ठीक है। जनरली आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप चाहें तो पर्सन पार्ट बी भरने के टाइम भी बैंक अकाउंट का डिटेल दे सकता है, नहीं तो उसके पास 45 डेज का समय है।
अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, where the proper officer is satisfied that the physical verification of a place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication, obvious सा बात है, not opting for Aadhaar authentication, ठीक है, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business in the presence of said person done, ठीक है, वो जो person इसका application उसका presence वहाँ जरूरी है. The verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in prescribed form on common portal within a period of 15 working days following the date of such verification. अगर साइट वेरिफिकेशन करता है या फिजिकल वेरिफिकेशन करने आता है रजिस्ट्रेशन के बाद भी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी आ सकता है, तो उसको फिर 5 दिन में अपलोड करना है कि हाँ साइट वेरिफिकेशन हो गया. कभी कभी देखते होंगे आप लोग कॉल करके आता होगा, नया रजिस्ट्रेशन के केस में ही कॉल करके आता होगा, करना कुछ नहीं है, आता है खाली और फिर जाता है कि उसको तो proper satisfaction to the officer, you know that what is the proper satisfaction. Issuance of registration certificate GST RG 06 कहा जाता है उसको, और उसमें आपका GSTN नंबर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ दिया रहता है. अब GSTN का फॉर्मेट देखिए, आपको पहले भी कहा था मैंने, 2 डिजिट स्टेट कोड, ठीक है, पैन नंबर, एंटिटी कोड, मतलब कि यहाँ से पता चलता है कि प्रोप्राइटर है कि कंपनी है, समझ गए, और ये चेकसम नंबर. ओके, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GSTN ऑन द नेम बोर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बार आपको GSTN मिल गया तो आपको बाहर अपने GSTN नंबर बोर्ड पे चिपकाना है, मैंने गेट पर, आपके दुकान के गेट पर ये चिपका होना चाहिए, ठीक है. हर उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपका GSTN नंबर चिपका होना चाहिए. अब आते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आपने 30 दिन में फॉर्म भर दिया फ्रॉम डेट यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जो इफेक्टिव डेट होगा द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, कहने का मतलब आप लायबल हो गए 7 जुलाई को और आपने फॉर्म भर दिया 25 जुलाई तक, ठीक है, या 30 दिन तक मान लेते हैं, तो 6 अगस्त तक आपने फॉर्म भर दिया, तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा 7 जुलाई, ठीक है. लेकिन अगर आपने आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव डेट होगा वो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, समझ गए. डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने 6 अगस्त तक फॉर्म नहीं भरा, आपने 15 अगस्त 20 अगस्त को फॉर्म भरा, तो उस केस में आपका जो फिर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस दिन आएगा, समझे, जिस दिन GST RAG 06 इशू होगा आपको, उस डेट को आपका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. सुगम सर्विस लिमिटेड engaged in taxable supply of services in Madhya Pradesh. The turnover of Sugam Service Limited exceed 20 lakh on 1st November. It is required to submit the application for registration up to 1st December. In the state of Madhya Pradesh, it applied for registration on 28th November and is granted registration certificate on 5th December. इस केस में क्योंकि 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 1st November, the date he become liable for registration. In the above example, if Sugam Service Limited apply for registration on 3rd December and certificate is granted on 10th December, क्योंकि अब विद इन 30 डेज नहीं किया है तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, 10 दिसंबर आपका हो जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसके बाद आपका आया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताया गया है और NRTP के बारे में बताया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है.